हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH-330 जब रक्षक ही भक्षक बन जाए। गांधार साम्राज्य के एक छोटे अर्धमानवों के गांव में शौर्य उसकी भेड़े और अर्धमानव शेरा और सम्राट के साथ पहुंच जाते हैं। यहां आते ही मनीषा शौर्य को यहां पर उस संस्था के बारे में बताती है जो इन अर्धमानवों की तस्करी रोकने में कार्यरत है और उन्हें दास व्यापारियों से छुड़ाकर बचाती है। जब शौर्य ने इन अर्धमानवों को छाया रक्षक दल के प्रमुख को सौंप दिया तो एक अर्धमानव लड़की ने शौर्य से जो कहा उससे वहां पर वातावरण बिगड़ गया। पर उस छाया रक्षक दल के प्रमुख ने उस लड़की की बातों को झुठलाने की कोशिश की, पर शौर्य को उसकी बातों में झूठ साफ दिखाई दे रहा था। पर शौर्य ने मामले की गहराई तक जाने का सोचा और शेरा, जो इस वक्त असली कुत्ते की तरह बर्ताव कर रहा था, उसे आंखों से इशारा कर दिया। एक छाया रक्षक दल के आदमी ने जब शेरा को उनके साथ पूछे आते हुए देखा तो वो बोल पड़ा, अरे आजकल ये अगवाकर्ता अर्धमानवों के साथ कुत्ते भी लेकर जा रहे हैं। ऐसा कहने वाला इंसान खुद एक आधा कुत्ता और आधा मानव था। ये उसके कानों और उसकी बाहर लटकती जीभ से साफ दिखाई दे रहा था। तभी शौर्य ने कहा, क्या मालिक, आप भी क्या कह रहे हैं? ये कुत्ता इन अर्ध मानवों के साथ ही था जब हमने इसे बचाया था। ये शायद किसी का साथी होगा इन अर्धमानवों में से। ऐसा कहकर शौर्य ने उस लड़की को देखा जिसने शौर्य से थोड़ी देर पहले बात कर थी। उस लड़की ने शौर्य की नजरों का इशारा तुरंत समझ लिया और बाकी अर्धमानव जो सारी उम्मीद हार चुके थे, उन्होंने शेरा को अपने साथ आते देखा तो तुरंत सतर्क हो गए। उस लड़की ने भी आगे आकर शेरा को तुरंत अपने गले से लगा लिया और बोली, हाँ हाँ, ये मेरा अपना कुत्ता है। मनीषा, जो बगल में खड़े रहकर ये सब देख रही थी, उसे ये अजीब लगा और उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि सम्राट ने उसकी पूंछ को पकड़ लिया। मनीषा को जैसे ही अपनी पूंछ पर पकड़ महसूस हुई, वो अचानक चीख उठी, मैया ओ! पर तभी सम्राट ने उसकी पूंछ को तुरंत छोड़ दिया, पर अब तक मनीषा का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। शौर्य ने मुस्कुराते हुए मनीषा को देखा और कहा, बिल्लो रानी, हमें अब आगे चलना चाहिए। मैं इस गांव में रुक नहीं सकता क्योंकि यहाँ कई भेड़िया अर्ध मानव भी दिखाई दिए हैं। उनके लिए मेरी भेड़ें किसी दावत से कम नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता। ऐसा कहकर शौर्य ने अपनी भेड़ों की ओर देखा और सारी भेड़ें किसी सेना की टुकड़ी की तरह चुपचाप आगे चलने लगी। शौर्य ने कुछ ही देर में वह गांव छोड़ दिया था, मगर इधर छाया रक्षकों के मुख्यालय पर जो नजारा था वो बहुत ही अलग था। एक आधे लोमड़ी और आधे मानव ने उस लड़की को अपने पाने पैरों तले दबाकर रखा था और वो बोले जा रहा था, तुम खरगोश जाति के लोगों की साम्राज्य को कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए हमें ऊपर से आदेश है कि हम तू जैसे बिल्ली, खरगोश और बाकी लोगों को इस साम्राज्य से खत्म कर दे, पर हमने उसके बजाय तुम्हें सीधा उन दास व्यापारियों से बेचना सही समझा क्योंकि हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे। पर देखो, तुम वापस आ गई। पर इस बार हम तुम्हें ऐसी जगह भेजेंगे कि तुम्हारी रूह भी वापस नहीं आएगी। वहीं बाकी अर्धमानव जिन्हें वास्तविकता का ज्ञान था, वो लोग चुपचाप अपने भाग्य को दोष देते हुए वहीं खड़े थे। वहीं शेरा कोने में खड़े होकर सिर्फ एक आम कुत्ते की तरह भौंक रहा था। शेरा के लगातार भौंकने की वजह से आखिर सामने कुर्सी पर बैठा दल प्रमुख परेशान हो गया। उसका दिमाग खराब हो गया और उसने दहाड़ मारी। वो आदमी आधा लकड़बग्घा था। उसकी दहाड़ सुनकर एक पल के लिए शेरा भी ठिठक गया, पर उसने भौंकना बंद नहीं किया। ये देखकर उस दल प्रमुख ने उछलकर शेरा के ऊपर हमला कर दिया। शेरा झट से पीछे हट गया और उसने खुद को बचा लिया और वहीं के एक छोटी खिड़की से कूदकर बाहर निकल गया। शेरा के जाते ही वहां शांति फैल गई। वहीं दल प्रमुख, जो अपना वार खाली जाने से और अधिक परेशान हो चुका था, उसने फिर एक बार पीछे मुड़कर एक खरगोश जाति की लड़के को पकड़ लिया और उसके कपड़ों को एक ही झटके से फाड़ दिया। उस लड़की को उसने वहीं पर लिटा दिया और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने लगा। उसके बाद उसने अपने कपड़े उतारे और शैतान हंसी हंसते हुए कहा, 60 दासों के अलावा इस बार मैं सिर्फ 58 दास भेजूंगा। भले थोड़ा नुकसान हो जाएगा, पर इन दोनों को हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि अगली बार इनकी जाति के लोग बिल्कुल भी हमारे सामने सिर उठाकर नहीं दिखेंगी। ऐसा कहकर वह दल प्रमुख आगे बढ़ा ही था, तभी अचानक एक विशालकाय जबड़ा आया और उसने उसका सिर कोई कुछ समझे उससे पहले ही काट कर खा लिया। ये नजारा इतना भयानक था कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ।
उनके सामने एक विशालकाय कुत्ता खड़ा था जो उस दल प्रमुख के सिर को चबाकर खाए जा रहा था, जिसे देखकर अचानक छाया रक्षक दल के बाकी लोगों की सिट्टी पीटी गुल हो गई। अर्धमानव की साधना कर सकते थे, पर उनकी साधना बहुत ही धीमे गति से होती थी, इसीलिए ये अधिक शक्तिशाली नहीं होते थे। पर उनकी तुलना में दिव्य जानवर ऐसे बिल्कुल नहीं थे। उनकी शक्ति बिल्कुल भी ऐसे नहीं होती थी। उनकी साधना उनके बीस्ट कोर से होती थी। वो जितनी ज्यादा बीस्ट कोर खाते थे वो उतने अधिक शक्तिशाली होते थे। अर्धमानवों को मानवों से ज्यादा समय बिताकर साधना करना पड़ता था। पर एक बात थी कि इनके शरीर आम इंसानी साधकों से दोगुने ताकतवर होते थे। पर तो भी क्या वो किसी दिव्य जानवर के सामने टिक पाते थे? इसका जवाब है नहीं। शेरा ने उस दल प्रमुख के सिर को चबाते हुए कहा, क्या बे तुम लोग इतनी सी कुत्तों की भाषा नहीं समझ पाए जब अपन तुम लोगों को इतने प्यार से गला फाड़कर कह रहा था कि अपन तुम लोगों को कच्चा चबा जाएगी, लेकिन तुम साले लोग समझे ही नहीं। देख फिर अपने ने इसे सच में कच्चा चबा दिया। ऐसा कहते हुए शेरा ने दल प्रमुख के सिर का हड्डियों को थूक दिया और फिर बाकी छाया रक्षकों को देखा और फिर शांति से बोला, अब मुझे तुम लोगों के ऐसा करने का असली कारण बताओ ताकि मैं तुम लोगों को आसान मौत दूं। तभी छाया रक्षक दल का वही आधा कुत्ता बोला, देखो तुम इस वक्त गांधार साम्राज्य में हो। अगर हमें तुमने कुछ किया तो सम्राट भार्गव तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम लोग सीधा सम्राट के अधीन आते हैं। ये सुनकर शेरा ने एक जिम्हाई की और फिर बोला, देख अपन ने जब से अपना नया मालिक बनाया है अपन ने इस दुनिया को अलग नजरों से देखना शुरू किया है। मेरा पहला मालिक बहुत गुस्सैल था और वो जब भी गुस्सा होता तो खून की नदियां बहाता था, पर उसकी कमजोरी ये थी कि वो लोगों पर भरोसा करता था। पर इस बार ऐसा नहीं है। मेरा नया मालिक जो है साला उसके दिमाग के कितने पेंच ढीले हैं मेरे को भी नहीं मालूम। उसे हर बात पर शक करने की आदत है और ऊपर से उसे बेवजह पंगे लेने की चूल मची रहती है। उसका कहना है कि सामने वाला तुम्हारे खिलाफ कुछ करे उससे पहले ही तुम ही उसे जाकर सीधा छेड़ो और मार दो। अब अपन ने भी अपने ऐसा इच करने का सोचेला है। अपना भी अब सामने वाले के कुछ करने से पहले खुद इस मैटर को ऐसा खींचेगा कि वो इस पर चलने लायक बन जाएगा। इतना कहकर शेरा ने उन बंदी अर्धमानवों को देखा और बोला, अरे अपन ने इतना लंबा चौड़ा भाषण झाड़ा है तो तालियां तो बनती है। उन बंदी अर्धमानवों ने डरते हुए जबरदस्ती से तालियां बजा दी। उन्हें लग रहा था कि अगर इसकी हटी और ये उन पर नाराज हो गया तो, इसीलिए बेचारे मन मारकर शेरा के लिए तालियां बजाने लगे थे। वहीं छाया रक्षक दल के लोगों ने जब शेरा की बात सुनी तो उन्हें थोड़ा डर लगने लगा था, पर तभी लोमड़ी मानव आगे आया और बोला, देखो ये हमारे साम्राज्य का मामला है और तुम एक दिव्य जानवर हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सम्राट के आदेश के आगे तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। ये सुनकर शेरा ने अपनी जीभ निकली और अपनी लार को टपकाने से रोकते हुए अपने पंजे को जमीन पर पटक दिया। अगले ही पल वहां आग प्रकट हो गई। प्लान में थोड़ा चेंज है। अपन ने जो कहा था कि अपन तुम्हें कच्चा चबा जाएगा अब ऐसा नहीं होगा। अपन तुम लोगों को भून कर खाएगा। बस अगले ही पल उस कमरे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ गई और छाया रक्षक दल के लोग उस प्रकट अग्नि की ओर खींचते हुए जाने लगे। कुछ ही देर में एक एक करके वो सभी उस अग्नि में जलने लगे। उनकी दर्दनाक चीखें उनके पूरे मुख्यालय के इमारत में घूम गई। कुछ ही देर में सभी छाया रक्षक दल के लोग भूनकर अच्छे से पाक चुके थे। वैसे तो शेरा को अर्धमानवों को खाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो उसने उन्हें नजरअंदाज किया और उन बंदी अर्धमानवों को देखा और बोला, ये देखो अपन को ये मालूम नहीं है कि तुम्हारा अपना सम्राट ऐसा क्यों कर रहा, पर क्या तुम लोग असली कहानी मुझे बता सकते हो क्या? ये सुनकर वहां शांति फैल गई। तभी एक मोर जाति की लड़की आगे आए और समझाते हुए बोली, देव असल में हमारे सम्राट ने ये कुछ नहीं किया क्योंकि वो ऐसा आदेश देने के काबिल ही नहीं है। हमारा साम्राज्य जंगल के नियमों के आधार पर बना हुआ है, इसीलिए साम्राज्य का राजा आधा शेर जाति का है। जब हमारे पूर्व सम्राट को दूसरे अर्ध शेर जाति के योद्धा ने साम्राज्य के लिए चुनौती दी तो सम्राट ने उसे हरा दिया, मगर वो बेहद घायल हो गए। गहरे जख्मों के चलते सम्राट ने 2 महीनों बाद अपनी आखिरी सांस ली। उस मोरनी ने फिर एक गहरी सांस ली क्योंकि उसका गला ये कहते हुए भर आया था। तभी उसने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, सम्राट के मरने के बाद उनका इकलौता बेटा सिंहासन का हकदार बना, पर उसकी उम्र बहुत ही कम होने की वजह से राज्य का कार्यभार इस वक्त प्रधानमंत्री के हाथ में आ गया। हमारा प्रधानमंत्री एक आधा नेवला है। इस प्रधानमंत्री ने युवा सम्राट के नाम से अजीब अजीब आदेश पारित कर दिए। इन आदेशों में सबसे खराब आदेश ये था कि सभी खग जातियों और मिश्रवाह और तृणहारी जानवरों को राज्य से बाहर किया जाए।
जिस वजह गज जाति ने भी अपने बाहुबल से विद्रोह किया, मगर उस विद्रोह को प्रधानमंत्री ने राजद्रोह करार कर दिया और उन्हें इस साम्राज्य से सबसे पहले निकाल दिया। लेकिन अब उन लोगों की नजर बाकी जातियों पर है। तभी शेरा ने अचानक पूछा, तो तुम लोग कैसे आज तक बचे रह गए? ये सुनकर उस मोरनी ने सिर हिलाया और बोला, ऐसा नहीं है कि हम लोग बचे रहे थे, बल्कि बात ये थी कि हमें ये लोग पकड़ नहीं पा रहे थे। चिल और गरुड़ जाति ने सभी खग जातियों को सुरक्षित कर लिया था, पर मैं खग जाति की महारानी होने के नाते इस बात का जवाब मांगने उनके पास गई थी और उन्होंने मुझे बंदी बना लिया। जब सारी कहानी शेरा को समझ आई तो उसने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर बोला, ठीक, अपन तुम लोगों की प्रॉब्लम बोलते समस्या समझ गया। अपन तुम्हें न्याय दिलाकर रहेगा। आखिर अपना तुम लोगों के साथ भले दूर का क्यों ना हो, पर कोई तो रिश्ता है। उसके बाद शेरा ने सभी को एक बार देखा और बोला, अब ऐसा करो, तुम लोग अपन के साथ चलो और अपने घोचू को मतलब नए मालिक से मिलो, उसको ऐसे मामले सुलटाने का बहुत अच्छा अनुभव है। शेरा ने उसके बाद सभी को वापस अपने साथ लिया और शौर्य की गंध का पीछा करते हुए उस जगह पहुंच गया जहां शौर्य ने अपनी भेड़ों को घास खाने के लिए खुला छोड़ दिया था। शौर्य ने सम्राट को देखा और बोला, अगर पृथ्वी पर ऐसे घास के मैदान होते ना तो सबसे अमीर तो सालरफगरिये ही होते, पर क्या करे, ऐसा कुछ है नहीं। तभी एक भेड़ जो सुबह से कुछ अजीब व्यवहार कर रही थी लड़खड़ाते हुए शौर्य के पास आई। शौर्य को पहली नजर में कुछ समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कर रही है, पर जब उसने उसके पेट की ओर देखा तो उसे तुरंत सारी बात समझ आई। शौर्य ने खुश होकर उस भेद को पास लिया और उसके पेट पर हाथ फेरने लगा। कुछ ही देर में भेद ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। शौर्य ने एक ऊर्जा पुनर्स्थापन गोली निकाली और भेद को खिला दी और अपनी जल ऊर्जा और वायु ऊर्जा से उस बच्चे को साफ किया। फिर उसने उस बच्चे को गोद में लिया और प्यार से देखने लगा। जब सम्राट ने ये सुना तो उसका मुंह उतर गया। वहीं मनीषा बार बार उस बच्चे के आसपास उछल उछल कर उसके साथ खेल रही थी। बच्चे को देखकर उसके अंदर छिपी बिल्ली बाहर आ गई थी, पर तभी सम्राट ने उसे टोकते हुए कहा, ऐसा करने की सोचना भी मत मनीषा, वो हम में से एक है। अगर तुमने कुछ किया तो कल शेरा तुम्हें भूनकर खाता हुआ नजर आएगा। ये सुनकर मनीषा का मूड खराब हो गया, पर शौर्य इस बात से कंफ्यूज होकर सम्राट को देखने लगा। तभी सम्राट ने बात को समझाते हुए कहा, ये मार्जार कुल की है। मार्जार कुल के लोग आम बिल्लियों के कुल से अलग होते हैं, या फिर कह सकते हो कि पृथ्वी पर इनकी जाति को पैंथर कहा जाता है। इन्हें जब ऐसा ताजा शिकार मिलता है तो ये उन्हें खाने से पहले उनके साथ ऐसे खेलते हैं और फिर अचानक एक झटके में उन्हें खा जाते हैं। ये सुनते ही शौर्य ने भेड़ के बच्चे को गले से लगा दिया और मनीषा को ऐसे देखने लगा मानो वो किसी भी वक्त उसको खत्म कर देगा। शौर्य को नजरों को देखकर मनीषा बहुत ज्यादा डर गई और तुरंत सम्राट के पीछे छुप गई। उसने कान पकड़कर कई बार माफी मांगी, पर शौर्य उस बच्चे को अभी भी पकड़कर बैठा था। तभी शौर्य ने दूर से आते हुए शेरा और सभी अर्धमानवों को देखा। उन्हें देखकर शौर्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी शेरा उसके पास आया और शौर्य के कंफ्यूज चेहरे को देखकर सारी बात समझाने लगा। जब शौर्य को पूरी कहानी समझ में आई तो उसने सिर्फ इतना ही कहा, तो साला इस साम्राज्य का रक्षक ही भक्षक बन बैठा है। शौर्य ने उसके बाद मनीषा को गौर से देखा, पर मनीषा की आंखों से पता चल रहा था कि उसे इस बात के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया। शौर्य को जब सारी बात पता चलने पर क्या वो इन मासूम अर्धमानवों को न्याय दिला पाएगा? क्या इस काम में शौर्य को कुछ नए दुश्मनों से पंगा लेना पड़ेगा? क्या शौर्य के दुश्मन एक हो जाएंगे? CH 331 लालच बुरी बला है। शौर्य के कहने पर शेरा ने सभी अर्धमानवों को छाया रक्षकों के चंगुल से निकाल लिया था और साथ ही उनकी इस दशा के पीछे का असली कारण भी पता कर लिया था, जो शौर्य को उसने आते ही शॉर्ट में समझा दिया था। देख बटाए, ये सब वो राजा का वो प्रधान वाला मंत्री होता है ना, उसका मैटर है। साले ने राजा के नाम से खुद ही ऐसा आदेश दे दिया है, जिस वजह से ये कबूतर लोग और बाकी छोटे मोटे ज्वाल लोग को साम्राज्य से भगाया जा रहा है। अपन को लगता है उस नेवले को संभालने के लिए किसी ऐसी नगना को भेजना चाहिए जिसके आते ही बोले तो उसकी फटनी मांगता है। नागिन का जिक्र होते ही शौर्य के सामने नागशिखा का चेहरा आया और फिर उसने शेरा को देखकर कहा, सही कहा शेरा, ये जानवरों का मामला है तो जानवरों को ही निपटाना चाहिए। वैसे भी अगर किसी हथियार को बिना इस्तेमाल किए ऐसे ही सजा कर रखा जाए तो एक दिन उसे जंग लगना तय है। तभी सम्राट अपनी जगह से उठते हुए बोला, शौर्य, क्या तुम सच में उन लोगों को ये काम सौंपना चाहते हो? शौर्य ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और सभी के सामने स्पेस पोर्टल खुल गया।
कुछ ही देर में 4 छोटे बच्चे उसके अंदर से दौड़कर बाहर आए और शौर्य के गले से लिपट गए। उनके पीछे 2 खूबसूरत लड़कियां निकली और उनके पीछे एक विशालकाय ग्रिफिन बाहर आया। ग्रिफिन को देखकर वहां घास खा रही भेड़ें में करते हुए उसके पास आ गई। इससे ये साफ पता चल रहा था कि ये भेड़ें ग्रिफिन को कितना पसंद करती है। वो भेड़ जिसने अभी अभी अपने बच्चे को जन्म दिया था उसने में करके आवाज देकर अपने बच्चे को बुलाया और ग्रिफिन के पास चली गई। ग्रिफिन ने उस बच्चे को अपने पंजे में उठाया और उसके साथ थोड़ा खेलने के बाद उसने उसके माथे पर एक खरोंच मारी। लाल खून उसके माथे से निकलने लगा और कुछ ही देर में उसके अंदर से एक नीले रंग का सिंह बाहर निकला। ग्रिफिन ने आसमान की ओर देखकर एक चीख मारी जिससे जमा बादल हट गए। एक आयाम सम्राट स्तर के जानवर की ये चीख किसी का भी दिल दहला सकती थी। पर भेड़ें बिल्कुल भी इस बात से डरी नहीं बल्कि उन्होंने भी मुंह ऊपर करके में की आवाज निकालना शुरू किया। ये अजीब नजारा देखकर शौर्य का सिर घूमने लगा था। तभी नागशिखा बोली, उस खड़ूस को ये भेड़ें बहुत पसंद करती है। वो हमेशा उनका ख्याल रखता है और बच्चों के माथे से सींग निकाल कर देता है। ग्रिफिन के नाखूनों में दोनों तरह की शक्तियां होती है। एक से वो सृजन कर सकते हैं तो एक से विनाश। शौर्य जो इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ था वो चौंक गया। जब सभी लोग उसके सामने आए तो शौर्य ने गरुड़ यानी ग्रिफिन को अपने पास बुलाया और उसे एक बीस्ट कोर दे दी। गरुड़ ने उस कोर को खा लिया और आंखें बंद करके बैठ गया। उसके बाद शौर्य ने नागाशिखा को देखा जिसकी साधना अब आयाम सम्राट स्तर तक खुल चुकी थी, पर शौर्य के दैवी खून के वजह से उसकी शक्तियां किसी स्वर्ग के दायरे के योद्धा जितनी थी। मैंने तुम लोगों को एक विशेष काम के लिए बाहर बुलाया है। तुम लोगों को इस साम्राज्य में हो रहे अन्याय को जड़ से मिटाना है और उसके लिए तुम्हें जो जानकारी चाहिए वो सब कुछ शेरा दे देगा। बस मैं इतना बताना चाहूंगा कि तुम्हारे खिलाफ जो दुश्मन है वो अर्धमानव जानवर है। उन्हें अपना जंगल राज बनाना है तो तुम उन्हें जंगल राज कैसा होता है इसकी झलक दिखा दो और मासूम अर्धमानवों की जिंदगियों बचा लो। ये सुनकर नागशिखा ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी शेरा ने उन्हें अपने कूल्हों पर बैठकर मुहिम को समझाया, तो भाई लोग और बहन लोग तुम्हारा काम बहुत आसान है। तुमको जाके उन लोगों को टपकाने का है जो लोग मासूम बच्चा लोग को परेशान कर रेला है। इन सब का बॉस है एक नेवला जो इस राज्य का प्रधानमंत्री बनेला है। इसको संभालने का काम हम नागशिखा को देते हैं क्योंकि उसका उसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच होता है। शेरा ने जैसे ही ये कहा गरुड़ हंसने लगा। ये देखकर नागशिखा को बहुत चिढ़ हुई पर उसने कुछ नहीं कहा और शेरा की बात पर ध्यान देने लगी। शेरा ने आगे बताते हुए कहा, बाकी बच्चा लोग कनक के साथ जाएंगे और उन अर्ध मानवों को उन दासों के व्यापारियों से बचाएंगे। तभी गरुड़ ने अपनी ओर इशारा करके पूछा तो शेरा ने अपना कान झाड़ते हुए कहा, तू रहने दे क्योंकि तू कच्चा नींबू है। तेरे को बोलने नहीं आता तो तू सिर्फ वहां जाकर इनके काम में टांग अदाएगा। ये सुनकर इस बार नागशिखा जोर जोर से हंसने लगी। ये देख गरुड़ से रहा नहीं गया और वो नागशिखा की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। तभी शेरा बोला, अरे गरुड़ गुस्सा काय को होता है तू? तुझे बाहर बुलाया है तो तेरे लिए काम होगा ना। देख अगर भले तेरे को बोलने नहीं आता तो तू लिखकर बात कर सकता है। अपन ने अपनी लाइफ के ज्यादातर समय लिखकर इच निकाले हैं। अगर तू उस झामू से मदद मांगेगा तो वो तेरे को जरूर मदद कर देगा। शेरा की बात सुनकर गरुड़ बड़ी आशा भरी उम्मीद से शौर्य को देखने लगा। तो शौर्य ने लिखने पढ़ने की जानकारी गरुड़ के दिमाग में ट्रांसफर कर दी। गरुड़ ने जब सारी जानकारी दिमाग में भर ली उसे ऐसे लगने लगा कि उसने अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल किया है। उसने तुरंत जमीन पर अपने नाखूनों से लिखा, नागिन अग्निशिखा का जहर खत्म हो चुका है क्योंकि उसके दांत गिर चुके हैं। और बस भाई की कुछ देर तक नागशिखा द्वारा पिटाई हो गई। शेरा ने उसके सिर पर पंजा रखा और बोला, देख तू कुछ भी बोलने का पर औरत जात और नहीं लोगों को उनके जहर के बारे में कभी भी नहीं बोलने का। गरुड़ जैसे इस बात को समझ गया हो उसने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद शेरा ने कुछ सोचते हुए कहा, गरुड़ अब तू लिख सकता है तो ऐसा कर, अपन के पास यहाँ के कबूतर लोगों की महारानी है तो उसके साथ जा और कबूतर लोगों को बचा लेना। गरुड़ को उसका काम मिल गया था तो वो बहुत खुश हो गया। कुछ देर बाद सभी अर्ध मानवों को गरुड़ ने अपनी पीठ पर बिठाया और वहां से उड़कर निकल गया। इधर बच्चे भी गांधार साम्राज्य की जानकारी लेकर अपने अपने रास्ते कनक के साथ निकल गई। वही नागशिखा ने भी अपना अर्धमानव वाला रूप धरा और साम्राज्य के राजधानी की ओर निकल गई। ये सभी दिव्य जानवर थे इसीलिए इनकी शक्तियां किसी से भी कम नहीं थी।
इसीलिए उनके लिए उड़कर या चलकर जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। इधर शौर्य, शेरा, सम्राट और मनीषा भेड़ों के साथ वहीं पर रात को रुक गए। हमेशा की तरह शेरा ने सबके लिए शिकार लाया और मांस को भूनना चालू कर दिया। वहीं शौर्य अपना शाकाहारी खाना खाने बैठ गया। सभी ने मजाक मस्ती करते हुए खाना खत्म किया और सो गए। दूसरे दिन सुबह नन्हे मेमने के चिल्लाने की वजह से सभी की नींद खुल गई। सभी ने देखा कि नन्हा मेमना अपनी मां से दूध मांग रहा था, तो उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वहीं भेड़ों से कुछ दूर पर 50 से ज्यादा लोग घाट लगाए बैठे थे। तभी एक आदमी धीरे से बगल में बैठे अपने साथी से बोला, मित्र, रात को ये भेड़ें कहाँ गायब हो गई थी? और देख, सूर्योदय के साथ ही सभी साफ साफ दिखाई दे रही है। उसका साथी भी धीरे से बोला, इन भेड़ों का मालिक बहुत शातिर है, शायद उसने किसी तरह सारणी बनाकर उन्हें अंदर रखा था, इसीलिए वो हमें रात भर दिखाई नहीं दे रही थी। पर कोई बात नहीं, हम लोग 50 है और भेड़ें भी 50 है। अगर हमें ये मिल जाए तो हम लोग माला माल हो जाएंगे। तभी उनका मुखिया बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, ये भेड़ें काफी खास लगती है। गोमू ने जो खबर दी थी वो बिल्कुल सच थी। ये कोई आम भेड़ें नहीं है। इनकी आभा काफी अलग महसूस होती है। तभी एक और आदमी बोला, सरदार, आपने सही कहा, कुछ दिनों पहले चौकोर गांव में कुछ लोगों ने इस भेद के दूध के बारे में सुना था। ये दूध किसी अमृत से कम नहीं है। अगर हम इनका सिर्फ दूध भी बेचेंगे तो हम मालामाल हो जाएंगे। इन सभी की आंखों में बहुत ज्यादा लालच झलक रही थी। उनकी नजर शौर्य के भेड़ों पर थी। तभी सरदार बोला, हम इन भेड़ों को तो बाद में लेकर ही जाएंगे, पर हमें अपने भाइयों का प्रतिशोध भी तो लेना है। इस गरिये ने हमारे गुप्त संप्रदाय के कई लोगों को मारा है और हमारे कई व्यापारी लोगों को भी चौकोर गांव में मारा है। मैं इसे ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। उसकी इस बात पर सभी 50 के 50 लोगों ने अपनी मुठिया कस ली और धीरे धीरे घनी झाड़ियों से होते हुए घास के मैदान की ओर बढ़ने लगे, जहां भेड़ें घास खा रही थी। इधर शौर्य ने कुछ भेड़ों को अपने पास बुलाकर उनका दूध निकाला और गर्म करके पीने लगा। जब उसका पेट भर गया तो उसने एक डकार दी और फिर उठकर अपने कंबल को कंधे पर लिया और चलने लगा। शौर्य अभी भी अपनी ओर आ रहे खतरे से अनजान था और आराम से मैदान में सम्राट के साथ बातें करते हुए टहलकदमी कर रहा था। तभी अचानक एक तीर तेजी से आया और शौर्य के कंधे से टकरा गया। खचे की आवाज हुई और वह उसके जादुई कपड़े को फाड़कर उसकी त्वचा के पास आकर रुक गया। पर उसके तुरंत बाद ऐसे कई तीर तेजी से शौर्य और उसके साथियों के तरफ बढ़ गए। शौर्य ने सतर्क होकर चारों तरफ देखा और पाया कि 50 से भी ज्यादा लोगों ने पूरे मैदान को घेर लिया है। साथ ही उन सभी के पास ऐसे तीर है जो बेहद जहरीले और ताकतवर है। क्योंकि शौर्य ने कुछ देर पहले जिस जहर की गंध ली थी, उससे सिस्टम ने उसे तुरंत सतर्क कर दिया था। इसका मतलब था कि अगर वह जहर शौर्य के शरीर में चला गया तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। शौर्य ने सबसे पहले जमीन पर हाथ मारा और पूरे मैदान के बाहर मिट्टी की ऊंची दीवार बना दी और अगले ही पल सभी भेड़ों को एक ही झटके के साथ गायब कर दिया। भेड़ों के गायब होते ही उन हमलावरों ने मिट्टी की दीवार को तोड़कर रख दिया था। सम्राट ने परिस्थिति को समझते हुए तुरंत खुद जमीन में छुपा लिया, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसके पास कोई भी कवच नहीं है जिस वजह वह इस जहरीले तीरों से बच पाएगा। वहीं मनीषा और शेरा ने भी एक बड़े पठार के पीछे अच्छे से छुपा लिया। शौर्य फिर भी वहीं मैदान में खड़ा था। तभी शेरा बोला, बिल्लो रानी, अब देख अपना रैम्बो कैसे इनकी बैंड बजाता है। तभी एक धड़ाम की आवाज हुई और वहां मैदान में शांति फैल गई। शौर्य ने अपने हाथ में स्नाइपर राइफल पकड़ी थी। तभी शेरा चिल्लाते हुए बोला, बिल्लो रानी, भीड़ू के पास एक स्नाइपर है, बस अब तो इनकी बचकर रहेगी। मनीषा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर वो देख सकती थी कि शौर्य के हाथ में जो चीज थी उसके अंदर से ही ऐसे आवाज आ रही थी और हर आवाज के बाद एक आदमी मारा जा रहा था। शौर्य ने अपने हाथ की राइफल को मॉडिफाई कर लिया था और इसके अंदर आध्यात्मिक पत्थरों का चार्ज भरा हुआ था। साथ ही गोलियों की जगह भी उसने खास पत्थरों का उपयोग किया था जो कि एक क्रिस्टल की तरह थे। उनकी खासियत ये थी कि शूट होने के बाद ये एक शुद्ध ऊर्जा के गोले में तब्दील होते थे। हमलावर तीरों से हमला कर रहे थे और शौर्य स्नाइपर से। हमलावरों के तीर आकर शौर्य के कवच से टकराकर नीचे गिर रहे थे, पर उसकी गोलियां हमलावरों के सिरों को तरबूजे की तरह फोड़कर निकल रही थी। शौर्य ने बिना रुके लगातार 50 शॉट चलाए और अगले ही पल 50 लोग जमीन पर ढेर होकर गिरे थे। इन लोगों के लीडर को शौर्य ने जान से ना मारकर जीवित रखा था।
शौर्य ने बंदूक को कंधे से लटकाया और आराम से उसके पास आया और उससे बोला, हाँ तो बोल भाई, हमारे पीछे क्यों पड़ा था? शौर्य के इस सवाल पर उस सरदार ने अपने दांत पिसे और खुद की इस दशा पर हंसते हुए बोला, लालच। ये लालच ही आपसे ये सब करवाती है। उसने फिर अपने दर्द को सहन करते हुए कराहते हुए आगे कहा, हम लोग तो सिर्फ प्रत्युष के लिए यहाँ आए थे, पर हमें रास्ते में कुछ लोग मिले जिन्हें तुम्हारी भेड़ें चाहिए थी। अब एक साथ 50 भेड़ें चुराना आसान नहीं था, तो मैंने और मेरे दोस्त ने कुछ और साथियों को भेड़ों का लालच दिया और यहाँ लाया। मैं गुप्त संप्रदाय से हूँ और मैं यहाँ सिर्फ प्रतिशोध के लिए ही आया था, पर भेड़ों की लालच में मैंने तुम्हारी शक्तियों को कम करके आका और मैं फंस गया। ये सुनकर शौर्य ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुमने सिर्फ मुझ पर हमला किया होता और भेड़ों की चिंता नहीं की होती तो तुम शायद इस जहर के साथ मुझे मारने में यशस्वी हो जाते। खैर, अब पछतावे से होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इतना कहकर शौर्य ने एक गोली उस सरदार के सीने में भी उतार दी। उसके बाद शौर्य ने अपने हाथ को घुमाया और सारी भेड़ें डायमेंशन से बाहर आ गई। उसके साथ ही जमीन पर हल्का दबाव डाला और सम्राट जमीन से बाहर निकल आया। वही मनीषा और शेरा भी पत्थर के पीछे से बाहर आ गए। उन्हें देखकर शौर्य ने कहा, हमारा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। इनके पास जो जहर है वो इतना खतरनाक है कि वो किसी की भी जान चुटकी में ले सकता है। इसीलिए सभी लोग अभी से सतर्क रहो और खुद को इस जहर के संपर्क में आने मत देना। इतना कहकर शौर्य ने अपनी भेड़ों को साथ लिया और आगे चलने लगा। शौर्य सिर्फ जंगलों पहाड़ों से होते हुए जा रहा था, जिस वजह से उसने बिना किसी परेशानी के आधा गांधार साम्राज्य पार कर लिया था। अगले 2 दिन शौर्य के लिए पूरी तरह से शांति भरे थे। इस दौरान शौर्य को सम्राट ने कई सारी ऐसी बातें समझाई जो उसके लिए भी आसान नहीं थी। सम्राट ने शौर्य को मध्य क्षेत्र का पूरा इतिहास समझा दिया, साथ ही वहां की उसके समय की सबसे ताकतवर संस्था की भी जानकारी दे दी थी। वही दूर चित्रकूट नगरी में राजा भूषण अपने बेटे महेंद्र के शोक में डूबा हुआ था। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ प्रतिशोध बज रहा था। उसे मधुवर्मन ने शौर्य के यहाँ आकर महेंद्र को मारने की बात बता दी, जैसा कि शौर्य ने उसे बताया था। वही चौकोर नगरी को भी राजा दशरथ ने अपने कब्जे में ले लिया था और उसने सबसे पहला काम यही किया कि उसने दासों का व्यापार सिर्फ एक आदेश देकर बंद करवा दिया था और सभी दास व्यापारियों को अपने राज्य से बाहर खदेड़ दिया था। क्या शौर्य सच में इस बार किसी मुसीबत में फंसने वाला है? क्या शौर्य की भेड़ें सच में कोई चुराना चाहता है? कौन है वो लोग जिन्हें शौर्य की खास भेड़ों पर मना चुका है? CH 332 भेड़ चोर कहीं के। सभी दिव्य जानवरों को उनके कामों पर भेजने के बाद शौर्य और उसके साथियों ने गुप्त संप्रदाय के हमले को पलट कर रख दिया था। उसके बाद शौर्य अपने साथियों को सतर्क करके गांधार साम्राज्य के मध्य तक पहुंच गया था। साम्राज्य के मुख्य राजधानी से 1000 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर एक और बड़ा शहर बसा हुआ था। इस शहर में पहुंचते ही शौर्य को बिना किसी रोक टोक वहां के सिपाहियों ने कुछ कर लेकर उसे शहर के अंदर जाने दिया। यहाँ आते ही उसकी अनोखी भीड़ों ने शहर के लोगों का ध्यान खींच लिया था। वहीं न उनसे कुछ दूरी पर कुछ काले सायों के कान खड़े हो गए। उनकी नजरें शौर्य के साथ चल रही भीड़ों पर नहीं बल्कि शौर्य के बगल में खड़ी लड़की पर थी। जैसे ही शौर्य अपनी भेड़ों के साथ शहर में प्रवेश करता है, लोग अपने काम छोड़कर उसकी एक सींग वाली भेड़ों को देखने वहां पहुंच जाते हैं। शौर्य को इन लोगों की नजरें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, पर वो कुछ भी कर नहीं सकता था। बस वो सतर्क रह सकता था कि कोई आकर उसकी भेड़ें चुरा ना ले। जब शौर्य का कारवां चलते हुए मुख्य रास्ते से जा रहा था, तभी रास्ते के बगल में बने होटल के ऊपरी माले पर एक खिड़की से एक नौजवान लड़का ये सब कुछ देख रहा था। उसकी नजर शौर्य के भेड़ों पर थी और उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रही थी। शौर्य की सभी भेड़ें दिखने में एकदम खाते पीते घर की लग रही थी, इसीलिए उनका मांस भी काफी बड़ी कीमतों पर बेचा जा सकता था। वहीं उनकी ऊन और सींग भी काफी ऊंचे दामों पर बेचे जा सकते थे, क्योंकि ये सभी अनोखी भेड़ें थी। इन सभी से अनजान शौर्य चुपचाप अपनी भेड़ों को लेकर आगे चले जा रहा था। जब वह एक भोजनालय के पास पहुंचा तो भोजनालय के मालिक ने वहां आकर उसका स्वागत किया और उसे अंदर लेकर आया। मालिक ने भेड़ों को बाड़े के अंदर लाया और उनके ठहरने के लिए जगह दी। शौर्य ने अपनी भेड़ों को बाड़े में बंद किया और अदृश्य सारणी की रचना कर डाली। उसे आज इस शहर में आने के बाद से ही ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी भेड़ों को चुराने वाला है। इसीलिए उसने एक अदृश्य हत्यारण सारणी को उनके आसपास रच डाला था।
शेरा जो खुद सारणी रचने में इतना एक्सपर्ट था, उसने जब ये हत्यारण सारणी देखी उसका भी मुंह बन गया। भेड़ों को छोड़ने के बाद अपने साथियों के साथ शौर्य भोजनालय में जाकर बैठ गया। उसने यहाँ आकर अपने लिए शाकाहारी भोजन मंगवाया और बाकियों ने मांसाहारी भोजन मंगवाया। पर जब शेरा को कुर्सी पर बैठा देखा तो उस मालिक ने तुरंत कहा, महोदय, हमारे यहाँ कुत्तों के लिए भोजन नहीं है। ये सुनकर शौर्य और उसके साथी फुसफुसाकर हंसने लगे। शेरा का मुंह बिगड़ गया। शेरा ने टेबल पर पंजा रखा और बोला, अबे ओ चाचा, तेरे को अपन कुत्ता दिखता है क्या? माना कि अपनी शक्ल कुत्ते जैसी है, मगर अपन तुम इंसान लोग से काफी समझदार है, इसीलिए मेरे लिए खास भुना हुआ बकरे का मांस लेकर आ। ये सुनकर वह मालिक लगभग अपनी जगह से गिरते गिरते बच गया। उसने हड़बड़ाते हुए वहां जाते हुए कई बार मुड़कर शेरा को देखा और किचन में जाकर ऑर्डर बताने लगा। कुछ ही देर में उनका खाना आया और सभी ने बैठकर अपना खाना खाना शुरू किया। पर तभी शहर के कुछ सिपाही और एक जवान लड़का अंदर आए। उस लड़के ने भी गरिये का भेष धारण किया था। उसने अंदर आते ही चिल्लाते हुए कहा, ये रहे वो लोग जिन्होंने मेरी भेड़ें चुराई है। इन्होंने मुझे मारकर मेरी भेड़ें चुराकर यहाँ खाना खा रहे हैं। उसकी आवाज सुनकर शौर्य और उसके साथियों ने भी अपनी नजरें उस ओर फेरी तो पाया कि शहर के कुछ सिपाही एक जवान लड़के साथ खड़े हैं। उस लड़के की उम्र लगभग 25 साल के आसपास होगी और उसने गरिये की तरह हाथ में लाठी और कंधे पर कंबल डाला हुआ था और शौर्य को गुस्से से देख रहा था। उन सिपाहियों ने आकर शौर्य पर अपने भाले तान दिए और उसे उनके हवाले करने के लिए कहा। शौर्य अचानक आए इन बदलावों से दंग रह गया था। उसने उन सिपाहियों को देखकर कहा, ये क्या मजाक है? भला मैं इसकी भेड़ें कैसे चुरा सकता हूँ? ये तो मेरी अपनी भेड़ें है। तभी वह लड़का फिर एक बार चिल्लाते हुए बोला, देखा आप लोगों ने चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुम मुझ गरीब को लूट कर ऐसे कैसे आराम से खाना खा सकते हो? अरे पापी चोर कहीं के, तुझे शर्म नहीं आती ऐसे कहने के लिए? तभी वहां मौजूद लोगों को भी उस लड़के की बातों में सच्चाई लगने लगी। उन्होंने भी उसकी तरफदारी करते हुए कहा, देख बेटा, अगर तुमने इसकी भेड़ें चुराई है तो चुपचाप उसे वापस कर दे। ये जगतपुरी है और यहाँ न्याय, हम ऐसा न्याय करते हैं कि अपराधी की साथ पुश्ते भी उसे नहीं भूल पाती। अरे बेशर्म चोर कहीं के, तुझे क्या लगा कि तू ऐसे दिन दहाड़े भेड़ों को चुराकर बच सकता है? तुझे ये समझना चाहिए कि चोरी करने वाला कभी चैन की नींद नहीं सो सकता, इसीलिए बेहतर होगा कि तू चुपचाप इस लड़के को उसकी भेड़ें वापस दे दे। शौर्य उन सभी को शांति से देख रहा था, मगर उसका दिमाग खिसकना शुरू हो चुका था। तभी शेरा ने टेबल पर चढ़कर उस लड़के को देखते हुए कहा, अबे भेड़ चोर, तेरी ऐसी की तैसी, अगर तूने अपना ये नाटक बंद नहीं किया ना तो तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तू जीवन भर अपन का नाम नहीं भूलेगा। पहले तो पूरा भोजनालय शेरा की बात सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि बोलने वाला कुत्ता उन्होंने पहली बार देखा था। पर जब उन्होंने उसकी बातें ठीक से समझी, उनका मुंह टेढ़ा हो गया। एक ने तो तुरंत बोला, हे भगवान, देखो इनका कुत्ता भी दिन दहाड़े गालियां दे रहा है। बेशर्म मालिक और उसका बेशर्म कुत्ता। सिपाहियों ने जब देखा कि आम लोग भी इस बात में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, उन्होंने फिर एक बार अपना भाला शौर्य को चुभाया और कहा, इस लड़के की शिकायत के अनुसार तुम्हें हमारे साथ चलना होगा और हमारे महाराज के सामने जाकर अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। इतना कहकर सिपाह शौर्य को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, पर शौर्य ने उन्हें झटके से दूर किया और उस जवान लड़के की ओर सख्त भाव से देखते हुए कहा, बेटा, तुझे पता होना चाहिए कि तू क्या कर रहा है और किससे उलझ रहा है, क्योंकि मुझे जो बेवजह परेशान करता है उसका अंजाम सिर्फ मौत होती है। शौर्य की धमकी सुनकर उस लड़के ने फिर एक बार डरने का नाटक करते हुए सिपाहियों को देखकर कहा, देखा आप लोगों ने, ये मुझे आप सभी के सामने कैसे धमका रहा है। चलो महाराज के पास, मुझे भी देखना है कि तुम अपनी बेगुनाही कैसे साबित करते हो। चोर तो चोर, ऊपर से सिरजोर। ऐसा कहकर उस लड़के ने शौर्य को एक कुटिल मुस्कान दी। उसकी मुस्कान सिर्फ शौर्य को ही दिखी, पर शौर्य ने तुरंत खुद को शांत किया और उस लड़के को वापस एक शैतानी मुस्कान दिखाई। उस लड़के ने जब ये देखा तो उसकी दिल की धड़कनें चुक गई। कुछ देर में शौर्य और उसके साथ शहर के राजा के सामने थे। राजा ने शौर्य और उसके साथियों को एक नजर देखा, फिर उस जवान लड़के को देखा जिसका चेहरा दुख से भरा हुआ था। राजा ने थोड़ी आवाज में सख्ती लाते हुए शौर्य से पूछा, क्या तुम मानते हो कि तुमने इसकी भेड़ें चुराई है? उस पर शौर्य ने शांति से जवाब दिया, भला मैं क्यों मानूं? ये मेरी भेड़ें हैं और मैं इसकी भेड़ें क्यों चुराऊंगा? ये सुनकर राजा ने उस लड़के से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे ये साबित हो सके कि ये भेड़ें तुम्हारी है?
ये सुनकर उस लड़के ने और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और बोला, अब ये कैसी समस्या है महाराज? भला मैं अनपढ़ मेरे गूंगे जानवरों को अपना होने के लिए क्या सबूत दे सकता हूँ? मेरी भेड़ें खास है, बस मुझे इतना ही पता है। मेरे पिता को इन्हें एक आश्रम के साधु ने दिया था। उस वक्त हमारे पास सिर्फ 4 भेड़ें थी और आज 50 हो गई है। इतनी मेहनत से मेरे परिवार ने इन्हें इतना बड़ा किया था। अब इस बात के लिए मैं और क्या सबूत दे सकता हूँ? उस लड़के की बात सुनकर राजा ने शौर्य से पूछा, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये भेड़ें तुम्हारी है? तो शौर्य ने बड़े आराम से कहा, मेरी भेड़ें ही मेरा सबूत है। आप मेरी भेड़ों से ही पूछ लीजिए। जब शौर्य ने ये कहा तो पूरा दरबार उस पर हंसने लगा। राजा ने लोगों को शांत किया और कहा, ठीक है, फिर हम हमारा फैसला भेड़ों को देखने के बाद ही करेंगे। जाओ, जाकर भेड़ों को लेकर आओ। उसका आदेश मिलते ही सैनिक वहां से भेड़ों को लाने के लिए जाने लगे। तभी शौर्य ने कहा, रुकिए महाराज, मेरी भेड़ें इस वक्त सख्त सुरक्षा घेरे में है। अगर कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने या चुराने के विचार से उनके पास जाएगा तो वो बेमौत मारा जाएगा। जब राजा ने ये सुना तो उसे ये बात बहुत अजीब लगी, पर उसने शौर्य की बात पर यकीन करना सही समझा। फिर राजा ने कुछ सोचा और अपने दरबारियों के साथ शौर्य को लेकर खुद उस बाड़े के पास पहुंच गया जहां भेड़ें रखी गई थी। मगर यहां आकर उसने जो देखा वो बहुत ही खतरनाक नजारा था। उसके सामने 20 से ज्यादा लोगों की लाशें थी जिनके शरीर टुकड़ों में बटे थे। ये नजारा देखकर खुद राजा भी एक पल के लिए चौंक गया। तभी शौर्य ने आगे बढ़कर अपनी सारणी को हटा दिया और भेड़ें सारणी से बाहर निकाली। राजा ने खुद को शांत किया और उस जवान लड़के के चेहरे की ओर देखा। उस लड़के ने फिर एक बार अपनी एक्टिंग करते हुए भेड़ों की तरफ दौड़ लगाए और कहा, मेरी भेड़ें, मेरे बच्चे यहाँ आओ। ऐसा कहकर जैसे ही वह भेड़ों के पास पहुंचा, अचानक एक लंबा चौड़ा बकरा आगे आया और उसने एक जबरदस्त ठोकर के साथ उस लड़के को ऊपर उछाल दिया। अगले ही पल बाकी भेड़ों ने उछल उछल कर उस नौजवान लड़के को अपने खुरों से रौंदना शुरू कर दिया। उस लड़के की दर्दनाक चीखें निकली और उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, पर वहां मौजूद किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सारी भेड़ें एक नियोजित तरीके से उसे सींग मार मार कर घायल कर रही थी। वह लड़का पूरी तरह खून में भीग चुका था। जब भेड़ों को लगा कि आज के लिए बस इतना काफी है, वो तुरंत पीछे हट गई। राजा, जिसने ये सब कुछ देखा था, वो हैरान होकर उस लड़के की हालत को देख रहा था। उस लड़के ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज मुझे बचा लो। ये भेड़ें मेरी नहीं है। मैंने झूठ कहा था। ये मेरी भेड़ें नहीं है। मुझे बचा लो महाराज। उस लड़के को अपनी गलती मनाते देखकर राजा को अब और कुछ जानने की जरूरत नहीं थी। वो समझ गया कि इस लड़के ने इन सभी लोगों को बेवजह परेशान किया था। इसीलिए महाराज ने भी उस लड़के को नजरअंदाज किया और शौर्य को देखते हुए कहा, लगता है यहाँ कोई गैर समझ हुआ है। इस लड़के ने सभी को गुमराह करने की कोशिश की है, तो इसे अभी के अभी कैद करो और बंदी गृह में डाल दो। जब सभी को पता चला, उन्होंने भी उस लड़के को गुस्से से देखा। उस लड़के ने उन्हें शौर्य से भेड़ें चुनाव लिए ऐसी चाल चली थी, पर उसे क्या पता था कि शौर्य की भेड़ें सिर्फ उसकी ही बात सुनती है और बाकी लोगों को वो सिर्फ एक शिकार समझती है। वही खड़ा शेरा तपाक से बोला, ये क्या रे, ये भेड़ें घास खाती है या मांस? क्या धोती है यार? ये सुनकर वहां मौजूद लोग भी हंसने लगे, पर राजा की नजरें अभी भी वहां पड़ी लाशों पर थी। ये सभी लोग इस शहर के जाने माने चोर थे। राजा ने शौर्य की ओर देखा और मन ही मन सोचने लगा, ये गरिया दिखने में कितना आम लगता है, पर इसकी सारणी इतनी खतरनाक थी कि उसने बड़े से बड़े चोरों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे सारणी करता अगर हमारे राज्य से जुड़ जाए तो गांधार में मेरा राज्य सभी से ताकतवर हो जाएगा। ऐसे ही सोचते हुए राजा ने शौर्य से पूछा, गरी, अगर ऐसा होगा तो कि तुम मेरे राज्य के मुख्य सारणी करता बन जाओ और मैं तुम्हारी भेड़ों का ख्याल रखने के लिए मेरे लोग लगा दूं, तो क्या तुम हमारे मुख्य सारणी करता बनोगे? ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और फिर राजा को उसने नामे हाथ हिलाते हुए कहा, महाराज क्या आप भी ऐसी चेष्टा कर रहे हैं? मुझे ये एक ही सारणी आती है जो मुझे रास्ते में एक साधु ने सीखे थी। इसके अलावा नई अनपढ़ गरिया हूँ। मुझे भेड़ चराने के अलावा कुछ नहीं आता, इसीलिए मैं ये दायित्व नहीं ले सकता। ये सुनकर राजा को ऐसे लगा कि सामने वाला उसे दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ समझ रहा है, पर वहां मौजूद लोगों के सामने राजा ने अपनी शंका जाहिर करना जरूरी नहीं समझा और हंसते हुए वहां से चला गया। शौर्य ने भी अपनी भेड़ों को बाड़े से बाहर निकाला और वहां से चला गया। उसने एक नजर उठाकर भी वहां गिरी लाशों को नहीं देखा।
शौर्य ने इस बार बिना रुकावट के शहर का निकास दरवाजा पार किया और बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने मुख्य राजधानी की ओर जाने वाला रास्ता पकड़ा और भेड़ों को चराते हुए जाने लगा। इस बार उसके सामने बहुत सारे खेत थे, जिस वजह से वो अपनी भेड़ों को यहाँ फसलों से होते हुए नहीं लेकर जा सकता था। लगभग शाम होने आई थी, उस वक्त तक शौर्य शहर से काफी दूर आ चुका था। यहाँ से आगे का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। तभी कुछ काले साए शौर्य के सामने प्रकट हो गए। उन्होंने शौर्य को धरती के निंजा की याद दिलाई। ये सभी लोग अपने शरीर से कातिलाना आभा उत्सर्जित कर रहे थे। उनमें से एक ने आगे आकर विनम्रता से कहा, राजकुमारी मनीषा, आपको आपके पिता पूरे साम्राज्य में ढूंढ रहे हैं। आपको अब वापस चलना चाहिए। ये सुनकर मनीषा ने झुंझलाते हुए कहा, नहीं, मैं उस कैदखाने में नहीं जाऊंगी। कह देना अपने महाराज को कि राजकुमारी मनीषा को दास व्यापारियों ने पकड़कर दूसरे राज्य में बेच दिया है और अब उसकी तलाश करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर उन लोगों का नेता गुस्से से बोला, राजकुमारी, अब आपका बचपना कोई सहन नहीं करेगा। आपकी वजह से महाराज ने सभी लोगों को आपको ढूंढने भेज दिया है। महाराज ने पिछले कई दिनों से कोई नई मुहिम हाथ में नहीं ली। ऊपर से साम्राज्य में दिव्य जानवरों ने छाया रक्षकों को पकड़कर मारना शुरू किया है और सम्राट के महल में भी अब क्या हो रहा है हमें इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। ये सुनकर मनीषा ने इतराते हुए कहा, ये तो उनके कर्मों के फल है। उन्हें किसने कहा था कि कमजोर जातियों को साम्राज्य से बाहर निकालने के लिए? क्या मनीषा इन लोगों के साथ अपने कुल वापस चली जाएगी? क्या शौर्य इसमें बीच बचाव करेगा? क्या शौर्य बिना किसी पंगे के गांधार साम्राज्य को पार कर पाएगा? CH 333 मार्जार कुल में शौर्य और उसके साथियों को मार्जार कुल के योद्धाओं ने घेर लिया था। मार्जार कुल के योद्धाओं ने मनीषा को अपने साथ चलने की जिद पकड़ रखी थी और मनीषा किसी जिद्दी राजकुमारी की तरह उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। वहीं उन योद्धाओं की बातें सुनकर शौर्य को अपने आध्यात्मिक जीवों के काम का ब्यौरा भी मिल गया था। जब मनीषा अपनी जिद पर अड़ गई कि वो वापस नहीं जाएगी, तो उन योद्धाओं ने उनके साथ चलने का निर्णय ले लिया। शौर्य को उन्हें अपने साथ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर क्या करे, वो किसी गोंद की तरह उनसे चिपक गए थे। मनीषा बार बार उन्हें वापस जाने के लिए कह रही थी, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं उन योद्धाओं में से 2 लोगों ने वापस मार्जार कुल जाकर राजा को मनीषा के बारे में बता लिया। मार्जार कुल का वर्तमान राजा मनोज एक ऐसा योद्धा था जिसने जब भी कोई काम लिया है उसे उसने 100% के साथ पूरा किया था। मार्जार कुल के कातिलों को दूर दूर से बुलावा आता था और उन्हें लोगों को मारने का काम मिलता था, इसलिए मनोज का दबदबा दूर दूर तक प्रसिद्ध था। पिछले 1 हफ्ते से उसे समेट की तरफ से बार बार बुलावा आ रहा था, पर अपनी बेटी की वजह से उसने सम्राट के आदेश को नजरअंदाज कर दिया था। जाहिर है उसे इस बार इन हमलावर दैवीय जानवरों को मारने के लिए बुलाया गया था। पिछले 2 दिनों से लेकिन कोई बुलावा नहीं आया। उसे अब थोड़ा अजीब लग रहा था। जब उसने अपने लोगों से छानबीन करवाई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि पूरे साम्राज्य में कुछ दैवी जानवरों ने हाहाकार मचा रखा था। मनोज इन बातों से काफी परेशान हो चुका था। तभी उसका एक सैनिक जो मनीषा की खबर लेकर आया था, उसने उसकी जगह राजा को बता दी और मनीषा की जिद के बारे में भी बता दिया। पर उस सैनिक ने राजा को शौर्य के बारे में कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा था। राजा मनोज ने सीधा खुद जाकर अपनी बेटी को वापस लाने का फैसला किया और वह मनीषा जिस रास्ते जा रही थी उस रास्ते उसकी ओर निकल गया। इधर शौर्य और उसके साथी पिछले 2 दिनों से मार्जार कुल के लोगों की वजह से हमेशा सतर्क रहकर अपना सफर कर रहे थे। जब रात के समय शौर्य और उसके साथ एक जगह डेरा डालकर रुक गए, उसी वक्त अंधेरे से एक ताकतवर साया उभर आया और बिना किसी को महसूस हुए मनीषा की बगल में प्रकट हो गया। चांद की हल्की रोशनी और सामने जल रही आग की वजह से सभी ने उस काले साए को मनीषा की बगल में देखा और शौर्य ने अगले ही पल अपनी आयाम शक्ति का उपयोग करके उस पर जोरदार हमला कर दिया। इस हमले में शौर्य ने अपने सामने के स्पेस से उस साए बगल के स्पेस तक एक रास्ता बनाया और उस साए को एक ही हमले में दूर उड़ा दिया। जैसे ही शौर्य आगे बढ़कर अपना दूसरा वार करके उसे खत्म करने वाला था, मनीषा ने उस साए का चेहरा देखा और जोर से चिल्लाई, पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सुनकर शौर्य अपने रास्ते में रुक गया और उस साए को ध्यान से देखने लगा। शौर्य को महसूस हुआ कि वो इससे के साधना स्तर को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता। साथ ही उसने इस साए को अपने आसपास भी बिल्कुल भी महसूस नहीं किया।
वो तो ये साया उसे अचानक नजर आया, इसीलिए उसने उस पर ऐसा हमला किया, वरना अगर उसका ध्यान किसी और चीज पर होता तो वो बिल्कुल भी पता नहीं कर पाता कि वो साया कब उसके पास पहुंच गया है। वहीं शौर्य का एक ही हमला झेलने के बाद वह साया काफी हद तक घायल हो चुका था, पर उसे भी तो शौर्य की साधना बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी। तभी शेरा की पीछे से आवाज आई, अबे झंडू, तुमने तो इस बिल्लो रानी के बाप को ही ठोक दिया। देख जरा वो जिंदा है या नहीं, वरना बिल्लो रानी बुरा मान जाएगी। ये सुनकर शौर्य वापस वर्तमान में लौटा। तभी मनोज यानी वही काला साया मनीषा की मदद से उठकर बैठ गया। उसने तुरंत अपनी बगल से गोली निकाली और उसे निगल लिया। कुछ देर में ही उसके अंदरूनी घाव भर गए। घाव भरने के बाद वह आखिर मनीषा से बोला, बेटा तू कहाँ चली गई थी? तुझे पता है मैं कितनी चिंता में था। और ये लड़का कौन है जो तुम्हारे साथ है? अपने पिता की इतने सारे सवालों की बौछार सुनकर मनीषा ने पहले खुद को शांत किया और मनोज को लाकर शौर्य के सामने बिठा दिया। फिर उसने बोलना शुरू किया, पिताजी मैं वैसे तो थोड़ा बाहर घूमने निकल आई थी, पर मैं जंगल में रास्ता भटक गई और इन लोगों से, चित्रकूट साम्राज्य में इन लोगों से मिली। ये शौर्य है और ये सम्राट है, और इन दोनों के साथ ही मैं वापस गांधार लौट पाई हूँ। पर इन दिनों मुझे कई सारी बातें सीखने को मिली और मैंने अब अपना मन बना लिया है कि मैं अब वापस नहीं जाऊंगी और मेरा ये फैसला अंतिम फैसला है। पर तभी शेरा खड़ा हो गया और बोला, अरे बिल्लो रानी, तू अपन का इंट्रो नहीं देगी क्या? शेरा ने अपना पंजा उठाया और मनोज को दिखाते हुए बोला, अपन को लोग शेरा बोलते हैं और अपन इधर का गार्ड डॉग है, मतलब रक्षक कुत्ता, एक्सपर्ट इन सारणी फॉर्मेशन। ये सुनकर मनोज को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, बस उसे इतना पता चला कि इस कुत्ते का नाम शेरा है। मनोज ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। तभी सम्राट ने आगे बात बढ़ाते हुए कहा, महोदय आपको ऐसे आना नहीं चाहिए था। इस बार आपकी जान भी जा सकती थी। एक तो हमारे पीछे कई शत्रु पड़े हैं। ये सुनकर मनोज का मुंह बन गया और अपना सिर हिलाने लगा। तभी शौर्य ने ध्यान दिया कि मनोज और मनीषा का चेहरा काफी हद तक मिलता है। मनोज ने अपने गले को साफ किया और कहा, मेरा नाम मनोज है और मैं मारजार कुल का वर्तमान राजा हूं और एक अभागा पिता भी जिसकी बेटी उसके प्रेम को कैद समझती है। ऐसा कहकर मनोज किसी बच्चे की तरह रोने लगा। उसका विशाल शरीर किसी वाइब्रेट पर रखे मोबाइल की तरह हिलने लगा। शौर्य को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे और क्या नहीं। तभी मनीषा ने गुर्राते हुए कहा, पिताश्री इस बार आप मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। आपकी इन्हीं आंसुओं की वजह से मैंने सगाई की थी, पर नतीजा क्या निकला, वो चेतक कुल का लड़का मेरे अपने मामलों में भी टांग अड़ाने लगा। पर इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर इस बार उसने कोई होशियारी दिखाई तो मैं उसके सारे दांत तोड़ दूंगी। तभी शेरा तपाक से बोला, अरे बिल्लो रानी, तुझे कहना चाहिए कि तू उसका मुंह नोच लेगी, क्योंकि बिल्लियां अक्सर ऐसा ही करती है। तुम अपने आदत ऐसे नहीं छोड़ सकती। शेरा का ये जोक सुनकर सम्राट और शौर्य पेट पकड़कर हंसने लगे। लेकिन इधर मनोज और मनीषा दोनों भी शर्म से पानी पानी हो गए। इतनी देर से शौर्य ने मनोज के साथ बिल्कुल भी बात नहीं की थी, पर अब उसने एक सवाल पूछ लिया, तो महाराज आपको तो अच्छे से पता होगा कि दिव्य जानवरों ने कहां तक साम्राज्य में सेंध लगाई है। शौर्य की तरफ से ऐसे सवाल की मनोज ने उम्मीद नहीं की थी, फिर भी उसने शांति से जवाब दिया, अभी तक मुझे मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री और दरबार के सभी लोग पिछले 2 दिनों से संपर्क से बाहर हो गए हैं। वहीं छोटे सम्राट इस वक्त आराम से महल में घूम रहे हैं। फिलहाल लगता है कि सम्राट को कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ अंदर की खबरों के अनुसार एक लड़की ने आकर महल पर कब्जा कर लिया है। ये अर्ध नागिन जाति की एक शक्तिशाली योद्धा है। वहीं खग जातियों को एक विशाल पक्षी ने अपने शरण में ले लिया है और उसने कई खग जातियों के लोगों को दास व्यापारियों के चंगुल से छुड़ाया है, और साथ ही उन दास व्यापारियों को उसने मौत के घाट उतार दिया है। फिर मनोज ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, पूरे साम्राज्य में छाया रक्षक दलों को 5 लोगों ने, मतलब 5 दिव्य जानवरों ने चुन चुनकर मारना शुरू किया है। पिछले कुछ दिनों में छाया रक्षक दलों ने कमजोर जाति के लोगों को पकड़ कर भरी साम्राज्यों के दास व्यापारियों बेच दिया था, और इसी की भड़ास उन 5 जीवों ने छाया रक्षक दलों पर निकालना शुरू किया है। ये सब सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आई। मनोज को ये बात बहुत अजीब लगी, पर उसने शौर्य से और कुछ नहीं पूछा। फिर मनोज ने विषय को बदलते हुए शौर्य से कहा, क्या आप हमारे राज्य आना चाहेंगे? हमारे यहाँ आपकी भेड़ों के खाने पीने के लिए बहुत सारे खुले मैदान हैं। ये सुनकर शौर्य को अजीब लगा, पर उसने इस चिपकू लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए तय किया कि वो मारजार कुल के राज्य में चला जाएगा।
शौर्य ने ये सोचकर मनोज को तुरंत उसके साथ आने के लिए हाँ कह दी। पर शौर्य की हाँ सुनकर मनीषा के सभी अरमानों पर पानी फिर गया था। उसका मुंह किसी गुब्बारे की तरह फूल गया, पर उसने बाकी कुछ नहीं कहा और गुस्से से उठकर उसके लिए बनाए गए तंबू में जाकर सो गई। वहीं शौर्य और सम्राट वहीं घास पर दो गए और शेरा भेड़ों के बीच जाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह शौर्य ने अपनी भेड़ों को साथ लिया और मनोज और उसके आदमियों के साथ मारजार कुल के लिए निकल गया। सम्राट के मुताबिक उसके समय में भी मारजार कुल हत्यारों की सूची में सबसे ऊपर था और उसकी ये प्रतिमा आज भी वैसी ही है। जब सभी लोग मर्ज कुल के मुख्य शहर में पहुंचे तो शौर्य देखा कि वहां सड़क पर सभी बिल्लियों से संबंधित जाति के लोग रास्ते पर घूम रहे थे, पर एक भी बिल्ली जाति का व्यक्ति यहाँ नहीं था। यहाँ उसने कुछ चिता, तेंदुआ और अन्य जाति के लोग भी देखे, जैसे कि आधे बाघ जाति के लोग भी। सभी में एक समानता थी। इनके सभी के मर्दों के मुंह पर बिल्लियों जैसी मूंछें थी, एक तरफ 6 और दूसरी तरफ 6 बाल उगे हुए थे, बाकी पूरे ऊंट साफ थे। ये देखने में काफी मजेदार था। उन सभी के सिर के ऊपर कान थे और कुछ के शरीर पर धारियां थी तो कुछ के शरीर पर धब्बे थे। जब मनोज ने प्रवेश द्वार से शौर्य के साथ शहर में प्रवेश किया तो सभी की नजरें भी उन पर ही टिक गई थी। शौर्य भी वहां मौजूद लोगों को घूरे जा रहा था, क्योंकि उसके जानकारी के अनुसार इन लोगों की आदतें लगभग असली जानवरों की तरह ही थी। शहर बाकी मामलों में एक आम समरलोक के शहर की तरह ही था। यहाँ आने के बाद शौर्य ने अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करके पूरे शहर को छान मारा और उसे एक खास जगह का पता चला। उसने मन ही मन उस जगह को सिस्टम की मदद से मार्क कर लिया और मनोज के पीछे पीछे महल की तरफ बढ़ गया। मारजार कुल का महल काले पाषाण पत्थरों से बना हुआ था। उसकी भव्यता सिर्फ देखने से बनती थी। जब मनीषा महल के गेट पर पहुंची तो एक औरत अंदर से बाहर हाथों में पूजा का थाल लेकर आई। उस औरत ने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और शरीर पर सुनहरे आभूषण पहने थे। शौर्य ने गौर किया कि महल के मारजार कुल के लोगों ने काले कपड़े ही पहने थे। उस औरत ने मनीषा को गले लगा लिया और उसकी आरती उतारने के बाद मनीषा को महल के अंदर आने का इशारा किया। ये औरत कोई और नहीं मनीषा की मां थी। शौर्य अभी अचंभे से सब कुछ देख ही रहा था कि तभी उसे मनोज ने अपनी भेड़ों को महल के पीछे के मैदान में भेजने के लिए कह दिया। शौर्य ने बिना देरी किए अपनी भेड़ों को महल के पीछे बने मैदान में भेज दिया। शौर्य ने अपनी भेड़ों को वहां छोड़ा और महल के आगे वाले हिस्से में पहुंच गया। शौर्य, सम्राट और शेरा तीनों महल की भव्यता को निहार रहे थे, पर उन सभी का ध्यान बार बार दीवार पर बनी एक पेंटिंग के ऊपर जा रहा था। इस पेंटिंग में एक पूरा ब्लैक पैंथर नीली आंख की लपटों में घिरा हुआ दिखाई दे रहा था। उस जानवर की आंखें एकदम जीवित लग रही थी। उस जानवर का तेज अभी भी उस पेंटिंग से बाहर छलक रहा था। शौर्य और उसके साथियों को पेंटिंग को घूरते देखकर मनोज ने अपना गला साफ किया और बोला, ये हमारे कुल के कुलपुरुष है, हम इन्हीं के वंशज हैं। कहते हैं कि उन्होंने जब अपना इंसानी रूप धारण किया तब उन्होंने एक इंसानी औरत से शादी की और वहां से हमारा वंश आगे बढ़ा। पर हम भले इनके वंशज हैं पर इनकी जाति में हम अर्ध मानवों को कोई अहमियत नहीं दी जाती। तभी शेरा बोला, अरे देंगे भी क्यों, तुम लोग तो मिक्स ब्रीड हो। ये सुनकर शौर्य और सम्राट ने कसकर शेरा के सिर पर मुक्का मार दिया और शेरा तुरंत मुंह बंद करके बगल में जाकर खड़ा हो गया। तभी मनोज ने शौर्य को देखा और कहा, आप गरिए तो नहीं लगते, क्योंकि किसी भी गरिए के पास आपके जितनी शक्ति नहीं होती। ऊपर से आपने जो हमला किया था वो काफी खतरनाक था और वो भी दूरी से किया था, पर फिर भी आपका हाथ मुझे लग गया था। मनोज की बात सुनकर शौर्य ने आंखें घुमा दी। फिर उसने शांति से कहा, मैं सच में एक गरिया ही हूँ, पर मुझे 2 साल पहले एक बेनाम साधु ने अपनी सिद्धि दी है, इसीलिए भेड़ चराते चराते मैंने थोड़ी साधना सीखी है। इसका उपयोग मुझे अपनी भेड़ों की रक्षा करने में होता है। शौर्य का जवाब सुनकर मनोज ने आगे का च नहीं पूछा, पर मन ही मन उसने सोचा, मुझे क्या बेवकूफ समझा है क्या? कोई भी गरिया बन सकता है पर बिना ज्ञान के गरिया कभी साधक नहीं बन सकता। मैं तुम्हारे बारे में बाद में जानकारी निकाल लूंगा। ऐसा सोचकर मनोज उन्हें लेकर विश्राम कक्ष में चला गया। यहाँ आकर मनीषा की माँ और मनीषा ने अपनी बातें शुरू कर दी। वहीं उन्होंने शौर्य और सम्राट को कुछ पूछा भी नहीं। तभी एक सुडौल और ताकतवर दिखने वाला एक लड़का दरवाजे से अंदर आया। उसने जब मनीषा को देखा तो उसने चिल्लाते हुए कहा, मनी तू अपनी ये हरकतें कब बंद करेगी? तेरी वजह से पूरे राज्य को परेशान हो रही है। हमारे काम का बोझ बढ़ गया है और पिताश्री काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं।
ये सुनकर मनीषा ने भी उठकर गुस्से से कहा, जब तुम सुधार जाओगे मैं भी अपनी हरकतें बंद कर दूंगी। तुम पहले अपनी अयाशी भरी जिंदगी से बाहर आओ और उन कोठों पर समय बिताना बंद करो। ये सुनकर उस लड़के का मुंह बन गया और उसने गुस्से से इधर उधर देखने शुरू किया और उसकी नजर शौर्य और सम्राट पर पड़ी। अब क्या करने वाला है मनीषा का ये भाई? क्या ये बेचारा शौर्य के हाथों पिटेगा? क्या शौर्य सच में मनीषा से पीछा छुड़ा पाएगा? क्या देखा था शौर्य ने शहर में उस जगह पर?